जी, आई एम सॉरी, माय अपॉलजीज। वो मुझे कॉल आ गई थी आपके इनसे, वो पेपर्स के हवाले से, तो मैं उनसे बात कर रहा था। माफी चाहता हूँ मैं इसके लिए, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ा, कोई मसला एक पड़ा हुआ है वहां पे। आप लोग आ जाएं, मुझे बताइए, ज्यादा लोग हो जाए मुझे बता दीजिएगा, मैं शुरू कर दूंगा। कितने लोग हो गए हैं भाई? एहसन, एहसन साहब कितने लोग हो गए हैं? क्या बात है भाई, मेरे मॉनिटर डिप्टी मॉनिटर सारे बेकार लोग हैं। सर मैंने मैसेज कर दिया है ग्रुप में। सर 9 लोग हैं तकरीबन। 13 लोग हो गए अभी तो तुम मुझे कॉल कर रहे थे कि सर लड़के आपका इंतजार कर रहे हैं, अब सर आ गए हैं तो लड़के नहीं हैं। सर मैंने मैसेज कर दिया है, विद इन 60 सेकेंड्स ऑल विल बी हियर। अच्छा, चलें जी, आप कहते हैं तो मान लेते हैं आपकी बात। अच्छा, ये लफ्ज फ्रैक्चर जो है ना, ये तो दुनिया जिंदगी में वैसे ही अप्लाई होता है, सिर्फ हड्डी के हवाले से अप्लाई नहीं होता। आप कोई लकड़ी लें, कोई मेटल का पीस लें, अगर वो फेल हो जाए उसमें भी एक फ्रैक्चर होता है ना। तो फ्रैक्चर किसी चीज के टूट जाने का नाम, या क्रैक डेवलप हो जाए बोन के अंदर, बोन के हवाले से किसी भी चीज में अगर हो जाए तो उसको फ्रैक्चर कहते हैं। तो खास तौर पे बिल्कुल सर, वो भाई ये बताइए, जो ये है ना, छोटा बच्चा लेके क्लास कौन अटेंड करता है? मैं उसकी बड़ी कदर करता हूँ। हु दैट पर्सन इज? ऐसा ना, आप मुझे जरा गाइड कीजिए। ये ऐसा ना, आप तो नहीं है ये? नो सर। अच्छा भाई, जिनका भी माइक ऑन है प्लीज बंद कर दें ताकि हम बात कर सकें आगे। सिकंदर, आपने हाथ उठाया था, इससे पहले मैं फैजान भाई, फैजान सरवर का माइक कौन है? फैजान भाई बंद कर दे काइंडली। फैजान भाई को लगता है कॉल करनी पड़ेगी। फैजान भाई भी मेरी तरह के शौहर लग रहे हैं मुझे, बेगम से डरने वाले। कह दिए सर सबका यही हाल है सर। जी सिकंदर, आप कुछ कह रहे थे? सिकंदर साहब? नहीं सर, मैंने तो जस्ट ज्वाइन किया अभी। अच्छा, असल में माइक ऑफ किया था। ऐसा आपने कुछ हाथ उठाया है? जी सर मैं ये कह रहा था कि जो आपने ये फ्रैक्चर का कहा ना सर, तो हम जब जियोलॉजी में पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी वो फ्रैक्चर्स का जिक्र करते हैं ना सर, जिसमें वो ये ऑयल वगैरह हमारे स्टोन में जो पोरोसिटी होती है ना, वहाँ भी पहाड़ों में जो है ना वो होता है, फॉर्मेशन में फ्रैक्चर हुए होते हैं स्टोन्स, सो उसमें से उससे ये जो प्लेट्स का आइडिया लगाते हैं फ्रैक्चर सर। होता सो है, फ्रैक्चर ज़लज़ला क्यों आता है? प्लेट के फ्रैक्चर से आता है ना आपकी, ये जो आपके प्लेटोनिक प्लेट्स जो होती है, टेक्टोनिक मूवमेंट, बिल्कुल टेक्टोनिक सर, मूवमेंट जो होती है प्लेट्स बिल्कुल की, उससे एग्जैक्टली सर, बनती यही है, है। ज़लज़ला आता है ना। थोड़ी बहुत जियोलॉजी हमने भी पढ़ी जी थी सर, अपने जी जमाने में, इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट हुआ करता था जियोलॉजी का, वो हमने पढ़ी थी। तो ये जी सर। क्लीन, यानी ब्रेक होना या क्रैक आ जाना जो है, इसको हम फ्रैक्चर कहते हैं। अच्छा, इंसानी जिस्म में कितनी हड्डियां होती हैं? क्यों भाई? 206। 206 होती है ना। अब उनमें से कुछ इतनी ऐसी छोटी हड्डियां होती हैं, मिसाल के तौर पर अगर अपने हाथ को आप सॉरी देखें ना, हाथ की सर, हड्डी में तो क्या आप जी दोबारा? देखिए, आपके जो हाथ की हड्डियां हैं, मतलब अगर आप सिर्फ अपने पंजे को ले लें ना, तो आपके पंजे में 15 तो आपको वैसे ही नजर आ जाते हैं ना, कि जो आपके हैं जॉइंट्स जो हैं वो हैं। फिर बारीक-बारीक हड्डियाँ हाथ के अंदर होती हैं, यहाँ पे इतनी। तो ये लोग इसको इतनी अहमियत नहीं देते हैं। हमारे यहाँ फ्रैक्चर की अहमियत क्या है कि टाँग टूट गई। अब टाँग में भी 2-3 तरह की किस्में हैं, कि एंकल का फ्रैक्चर अलग होता है, शिन का अलग होता है, थाई का अलग होता है, हिप का अलग होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो क्लोज़ फ्रैक्चर वो होता है कि जिसकी आपको स्किन टूटी हुई नजर ना आए या हड्डी बाहर ना निकल रही हो, और ओपन फ्रैक्चर वो होता है जिसके अंदर स्किन डैमेज करके हड्डी के टुकड़े या हड्डी बाहर निकल के आ जाए और आपको नजर आए, स्किन को तोड़ के वो जब बाहर आ जाती है तो उसको हम कहते हैं ओपन फ्रैक्चर।
ये दोनों की किस्में हैं। पहली वाली में आप देखिए कि ये जो राइट साइड के ऊपर तस्वीर है, टूटी तो हड्डी वही है, लेकिन वो विद इन दी स्किन के अंदर वो मौजूद है, मसल ने उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है। ये लेफ्ट साइड के ऊपर जो पिक्चर है, ये बता रही है कि वो इतना फ्रैक्चर सीवियर हुआ है कि उसने मसल्स को तोड़ती हुई वो हड्डी बाहर प्रोट्रूड कर रही है। अब दोनों सूरतों के अंदर आपका रिस्पॉन्स अलग-अलग होगा, ठीक है? पहले वाले की एक चीज़ तो बड़ी कन्फर्म है ना कि आपने ऐसी सूरत-ए-हाल हो जाए तो आपने इम्मोबिलाइज़ करना है उस पार्ट को। ये क्लोज़ फ्रैक्चर और ओपन फ्रैक्चर की दोनों की ये तस्वीरों से मैंने आपको मिसाल बताने की कोशिश की है। ये ऐसा फ्रैक्चर है कि जिसके अंदर आपको खून भी नज़र आ रहा है, हड्डी भी टूटी हुई बाहर नज़र आ रही है। ये अभी पिछली क्लास में एक साहब बता रहे थे ना, उनकी बाइक वाले ने उनको मारा था और उनका फ्रैक्चर हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि उस बेचारे ने इस तकलीफ से गुज़रा होगा, उसको अंदाज़ा होगा इस चीज़ का क्या होती है। बाद इसमें बड़ी गोरी पिक्चर्स हैं, गोरी मतलब ये नहीं है, जिसको देख के खौफ आए। तो लेट्स स्किप, ठीक है? अच्छा, ये क्लोज़ फ्रैक्चर है कि आपको नज़र आ रहा है कि हाथ टूटा हुआ है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते ना, और स्वेलिंग भी नज़र आ रही है। ये क्लोज़ है, ओपन नहीं है। अब फ्रैक्चर के साइन क्या होते हैं कि वहाँ पे नरमी आ जाएगी उस जगह के ऊपर, दर्द हो रहा होगा, स्वेलिंग, जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि स्वेलिंग बताती है। हाथ की जो नॉर्मल पोज़ीशन होती है या किसी भी बॉडी पार्ट की, वो डिफ़ॉर्म हो जाती है। अगर आप वो कोई मूव करेगा ना तो ग्रेटिंग साउंड आएगी हड्डी के टकराने की ना आपस के अंदर। ब्रूजिंग नील पड़ जाना जो होता है, और अगर हड्डी बाहर निकल आई तो नज़र आ रही होगी, और पैरालिसिस, नमनेस, ये सारी चीज़ें आपको फ़ील होती हैं। ये आप देख के आप आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं। अब इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। एज़ ए फर्स्ट एडर ना, अगर फ्रैक्चर हो गया है ना, आपने उस बॉडी पार्ट को आपने इम्मोबाइल करना है। बॉडी पार्ट को कैसे इम्मोबाइल करें? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप देख रहे हैं कि हाथ के अंदर फ्रैक्चर है, ठीक है ना? तो पहला काम ये करेंगे कि उसके लेफ्ट हैंड में अगर है, तो उसके राइट शोल्डर के ऊपर रख के, और आप उसको, अगर फ्रैक्चर ओपन है, तो कोई पट्टी, कोई लकड़ी की स्लेब, या इवन जो आपका मेजरिंग स्केल होता है ना, जिसको टीचर हमारे मारा करते थे, आपके टीचर ने पता नहीं मारा नहीं मारा, फुट्टा जो कि जिसको कहते हैं ना, वो फुट्टे से जो मारते हैं ना, वो फुट्टा रख के और उसके ऊपर आप एक पट्टी बांध के और एक स्लिंग बना के उसको इम्मोबिलाइज कर दें, ताकि वो फर्दर कोई डैमेज ना हो। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप उसको, अगर पैर के अंदर है या किसी और चीज़ के अंदर है, तो आप उसको इमोबिलाइज करेंगे, उसको सपोर्ट देंगे उस पार्ट को, ठीक है ना? और बंदे को शिफ्ट तो करना ही करना है ना आपने हॉस्पिटल, ये तो आपके इख्तियार में नहीं है ना। पहला काम ये है कि आप फर्दर इंजरी को ना होने दें। यहाँ पे मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस सुने हैं कि खुदा ना खास्ता, देखिए एक चीज़ कही जाती है कि सर्वाइकल का, यानी गर्दन का मसला हो या कमर का मसला हो, अगर आप पहले मरीज से पूछें कि भाई तेरे पैरों में सेंसेशन हो रही है, मूवमेंट है, अगर आपको एहसास हो जाए कि इसकी कमर के साथ कुछ मसला है ना, खुदा के वास्ते उसको ना उठाएं, खुदा के वास्ते वो जैसे पड़ा हुआ है उसको पड़ा रहने दें। गर्दन में अगर वो है तो उसकी गर्दन को छेड़-छाड़ ना करें, ये ना करें, कुछ ना करें, क्योंकि उस तरीके से आप उसको, आपके पास वो इक्विपमेंट नहीं है, आप उसको, हो सकता है उसको रिकवर हो जाए, आप उसको पैरालाइज़ कर दें ज़िंदगी भर के लिए। तो अगर आप पहला सवाल ये करें कि भाई तेरे पैरों में मूवमेंट आ रही है, नहीं आ रही है, ज़रा प पंजे हिला के दिखाओ, उँगलियाँ हिला के दिखाओ पैर की। अगर तो हिल रही है तो इसका मतलब ये है कि उसकी स्पाइनल कॉर्ड बची हुई है, वो कुछ कर सकता है। और यही सर के ऊपर है कि आप उससे कहेंगे बड़ा कोशिश करो सर को लेफ्ट या राइट करने की, अगर वो पेन होता है उसको, तो आप उसको उसी जगह पे इम्मोबिलाइज कर देंगे। फिर जब फर्स्ट एड आएगी तो उनके पास स्पेशल कॉलर होते हैं, कमर के लिए एक स्पेशल बैंड होता है, जिसको लगा के फिर वो स्ट्रेचर पे शिफ्ट करते हैं और उसको लेके जाते हैं। और अगर चोट की वजह से, तकलीफ की वजह से वो शॉक में है, तो शॉक से आप उसको रिलीव करते हैं, कुछ पानी डाल के। लेकिन जनरली अगर आपको ये महसूस हो जाए ना कि इंटरनल ब्लीडिंग है, तो आप कभी भी जो है उसको पानी नहीं पिलाते। ये कभी गलती ना कीजिएगा कि एक्सीडेंट के केस के अंदर आपको महसूस हो कि जी फ्रैक्चर है, हो सकता है इंटरनल ब्लीडिंग हो उसको, और आप उसको पानी पिला के और मामलात को उसके खराब कर दें। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। इम्मोबिलाइज, सपोर्ट, स्लिंग, ये जो भी हम बातें कर रहे हैं,
ये स्प्लिंट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो स्केल होता है आप इसको भी बना सकते हैं, मेक टू। वरना अगर आपके पास फर्स्ट एड किट मौजूद है तो ये सारी चीजें मौजूद होती है, स्प्लिंट कैसे लगाने, उंगली पे कैसे लगाने, कलाई पे कैसे लगाने, ये सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। और अगर आपको कुछ ना मिले ना तो आप अखबार को यूज कर सकते हैं। देखिए, इसको अगर और कुछ नहीं मिला ना तो अखबार रख के उसने कपड़ा बांध के उसको कहा कि भाई अपने हाथ को खुद पकड़ ले, मेरे पास स्लिंग बनाने के लिए भी कुछ नहीं है, तेरा हाथ को मोबाइलाइज कर सकूं, इमोबाइल कर सकूं, तो तुम जाओ बस अस्पताल जाओ और जाके अपना जो कुछ भी होगा। फिंगर फ्रैक्चर के लिए तो बड़ा आसान है, अगर आपको नजर आ रहा है कि फिंगर के अंदर कुछ है, एक आइसक्रीम नहीं होती पोलका आइसक्रीम की डंडी, वो लगा के 2 टेप चिपका दी उसको कि इमोबाइलाइज हो जाएगी वो। अगर फुट का फ्रैक्चर है तो आप ऐसे उसको इमोबिलाइज कर देंगे बांध के उसको। ये ज़रा खतरनाक होता है कि अगर लेग आप देख रहे हैं ना कि आपको बोन बाहर नज़र आ रही है, लेग का आपको पता चल गया कि इसकी फ्रैक्चर है टेंडरनेस से, तो आप उसको दोनों पैरों को इमोबिलाइज करेंगे, एक को नहीं करेंगे, क्योंकि ये मरीज हमारे यहाँ मरीजों की आदत होती है कि वो फिर पंगा बहुत लेते हैं, छेड़छाड़ बहुत करते हैं ना, आगे पीछे होना, ये करना, वो करना, तो वो उसको रोकने के लिए हमें ये बहुत ज़रूरी होता है कि दोनों को आप इमोबिलाइज कर दें। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी मरीज हो ना, उसको आपने कंफर्ट देनी है कि भाई तुझे कुछ नहीं हुआ, ये हो गया है, अल्लाह बेहतर करेगा, जुड़ जाएगा, ठीक है ना? अच्छा, कॉलर बोन फ्रैक्चर का मजे की बात है, इसका कोई ये बड़ा आसानी से ये हड्डी टूट जाती है और इसका कोई इलाज नहीं, इसपे कोई प्लास्टर व्लास्टर कुछ नहीं होता। तो इसको यानी जोड़ने के बाद डॉक्टर जो है ना सिर्फ एक स्लिंग के अंदर डाल देते हैं और आप इमोबिलाइज रखते हैं उस चीज को, और ये नेचुरल हीलिंग से होता है जी। अगर आपकी एज 25 और लेस है तो आप आराम से हील हो जाते हैं, और अगर आपकी एज मतलब मेरी एज के अंदर आप हैं तो आपको बहुत टाइम लगता है इन चीजों को हील होने में, ठीक है? चाहे वो कॉलर बोन फ्रैक्चर हो, ये मैंने आपसे कमर की बात कर रहा था कि हिप फ्रैक्चर हो, कमर का फ्रैक्चर हो, आपने बंदे को जो है ना हिलाना जुलाना ज्यादा नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि आप उसको डैमेज और ज्यादा डैमेज कर दें उस चीज को, ये चीज आपने कभी भी नहीं करनी है। ये अभी कौन कह रहा था, सिकंदर साहब कह रहे थे कि जब फर्स्ट एड देते हैं तो वो पसलियां तोड़ देते हैं। पसलियाँ जो है ना, ये बेसिकली आपके अल्लाह ताला का निज़ाम है कि आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं ना, उनके इर्द-गिर्द ये पसलियाँ अल्लाह ताला ने बनाई हैं जो कि आपके वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं, और इसकी भी कोई प्लास्टर वगैरह कुछ नहीं होता। इसकी सेटिंग करके वो नेचुरल हीलिंग से ही ये कवर करती हैं, और ख़ास तौर पे एक्सीडेंट वगैरह में या गिरने में ये रिब का फ्रैक्चर हो जाता है, और इस पे इतना कोई परेशान होने की ज़रूरत, तकलीफ़देह तो ज़रूर होता है रिब का फ्रैक्चर, लेकिन उसके बाद फिर एहतियात बहुत करनी पड़ती है। ये दोबारा ये जिस जगह फ्रैक्चर हुआ है वहाँ दोबारा भी हो सकता है। सर वैसे रिब का दोबारा जोड़ना मुश्किल हो जाता है। हो नहीं, मैंने ऐसे लोग देखे 3-3 रिब टूटी हैं उनकी एक्सीडेंट के अंदर, वो जुड़ गई हैं। बस ये होना चाहिए कि रिब टूट के आपके लंग को पंक्चर ना कर दे। सही बात। ये सूरत यार अगर हो जाए ना, लंग अगर उसने आपको जी, डैमेज कर दिए ना, लंग और लीवर का डैमेज जो होता है ना, ये किसी भी दवा से जो है ना इसको सिक्योर करना ना बहुत मुश्किल होता है इस चीज़ को। अगर लंग एग्ज़ैक्टली पंक्चर हो सर। गया है ना आपका, तो इट रिक्वायर्स अ मेजर सर्जरी। बस ये दुआ करनी चाहिए कि पसली टूट जाना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, मैं आपको बता दूँ। और वो जुड़ भी जाती है, ऐसी बात नहीं है कि पसली नहीं जुड़ती, पसली जुड़ जाती है। लेकिन टूट के अगर वो कहीं घुस गई है ना, लीवर में घुस गई है या कहीं लंग को उसने पंक्चर कर दिया है ना, देन इट इज़ अ सीरियस मैटर, ठीक है? सही और सर। ये इस सूरत के अंदर कभी भी अपने तौर पे ना, अल्लाह के वास्ते, पाकिस्तान में एक बड़ा रिवाज है, कराची के अंदर मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो डॉक्टर के पास जाने के बाद कुमारवाड़ा जाते हैं अपनी हड्डी जुड़वाने के लिए। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि जी वो कुमार जो बड़ा एक्सपर्ट होता है, तो भाई अगर वो एक्सपर्ट होता है तो उसको ऑर्थोपेडिक सर्जन होना चाहिए। सर तो ये मैं जानता हूँ, मैं एक पढ़े लिखे लोगों बेचारा की बात कर रहा हूँ, मैं किसी, देखें अगर कोई मेरा ड्राइवर अगर ये काम करे या मेरे घर का मुलाजिम अगर ये काम करे या ऑफिस का प्यून ये काम करे कि जी मेरी मसला हो गया है, मैं जा रहा हूँ कुमारवाड़ा, तो मैं उसको आई कैन लिव विद दैट फैक्ट कि कुमारवाड़ा जा रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई आप जैसा पढ़ा लिखा आदमी ये कहे कि जी मेरा ये फ्रैक्चर हो गया है,
और ये हड्डी दबने के बाद जो ये तो और फिर दूसरी बात ये कि हम पाकिस्तान के अंदर जो है ना, हमारा एक मसला क्या है, हमारा मसला ये पाकिस्तान के अंदर कि हमारे पास मुफ्त मशवरा है सबके लिए। हम जो है ना, यानी दवा हो, इलाज जानलेवा हो, मतलब कोई जानलेवा मुफ्त मशवरा। मुफ्त मशवरा देते हैं हम कि जी ये हुआ है तो इसके लिए तुम फलानी दवा खा लो, तुम ये कर लो, तुम कहो भाई तू डॉक्टर नहीं है यार, अल्लाह अल्लाह से मान, अल्लाह से डर, तू किसी इस तरह मशवरा अमानत होती है। एक हदीस मुबारक मशवरा अमानत है भाई, किसी को वो मशवरा दो जिस पे तुम खुद भी अमल करो। आप किसी की जान से खेल रहे हो, किसी को गलत मशवरा दे रहे हो, कुमारवाड़े भेज रहे हो सारी उम्र के लिए, उसका हाथ खराब हो जाए, पैर खराब हो जाए, तो इस तरह तो ना करो। नहीं देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने अपना जाती तजर्बा किया। मैं ट्रैवल कर रहा था, तो ये बात बता रहा हूँ 2004 या 5 की बात है। तो कन्वेयर बेल्ट पे जो सामान होता है, मैं दुबई में था या कहाँ था, तो मैंने उठाया, कन्वेयर बेल्ट चल रही थी, उठाया, तो मुझे झटका लगा हाथ के ऊपर, मेरे कोहनी के जो मसल्स है ना वो डैमेज हो गए, और डैमेज इस तरह हुए कि मैं मतलब अगर किसी से हाथ भी मिलाता तो मेरी चीखें निकल जाती। शहजाद, मैं 1 मिनट अपनी बात पूरी करके फिर आपको लेता हूँ। तो मैं एक डॉक्टर को दिखाने गया, कराची के टॉप ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है शाहिद नूर। उसने मुझे देखा, सारा कुछ कहा, उसने कहा डॉक्टर साहब, मुझे कहना जैदी साहब, आपको तो जो है टेनिस एल्बो हो गई है। मैंने कहा ये क्या होता है? कहते हैं टेनिस प्लेयर्स की बीमारी होती है कि जब सडन ब्रेक से ना कोई शॉट वर्ड वो मारते हैं तो मसल डैमेज हो जाते हैं, तो आपको तो यहाँ कॉर्टिजोन का इंजेक्शन लगेगा ही लगेगा, और आप नीचे जाएं कॉर्टिजोन का इंडस्ट्री खरीद के लाएं और मैं लगा देता हूँ। मैं बाहर निकला, मैंने एक दोस्त को फोन किया कि शाहिद नूर मुझे ये कह रहा है। उसने कहा पागल हुआ है, कॉर्टिजोन लगवाएगा तू? छोड़ दे। कुमार की डायरेक्शन दी। नहीं नहीं, कुमार की नहीं की, उसने कुमार का काम है। उसने कहा कि जी मेरे मोहल्ले में एक जनरल फिजिशियन है, आप उनके पास, मैं आपको लेके चलता हूँ। आप यकीन करें, वो 65-70 साल के जनरल फिजिशियन, मैंने उनको बताया, उन्होंने पूरा देखा, हाथ दबा के देखा। उन्होंने कहा मियाँ मैं तुम्हें 3 दिन का काम बता रहा हूँ, और आपने 3 दिन अगर ये कर लिया तो आपको ये मसल रिस्टोर हो जाएगा। मैंने कहा सर वो कैसे हो जाएगा, बता दें। उसने मुझे कहा कि तुम एक छोटी तौलिया लो, ये हैंड टॉवल नहीं होती है, जी एक तो जी। रुमाल होता है ना, एक हैंड टॉवल जो टॉवल के कपड़े से बनती है ना, 8x8 की या 12x12 की, आप समझ नहीं, छोटी टॉवल जो होती है। उसने कहा तुम इस टॉवल को ले लो, एक ऑफिस में रखो, एक घर में रखो, जब तुम्हें टाइम मिले ना तुम इसको ट्विस्ट करो और बल बल दो इसको, मतलब हाथों से ना, अपने कलाइयों से, अपने जब मोड़ोगे तुम उसको, तुम्हारे मसल जो, और आप यकीन करें चौथे दिन मेरे मसल जो थे, मतलब मैं वजन पूरा तो नहीं, हल्का उठाने के काबिल हो गया। 7 दिन मैंने ये एक्सरसाइज की है, बगैर कोई पेन किलर खाए हुए, बगैर कॉर्टिजोन लगवाए हुए। उसने एक एक्सरसाइज से, उस बूढ़े डॉक्टर ने मुझे, मेरे मसल्स को रिस्टोर कर दिया। तो ये मैं बता रहा हूँ, कभी कभी इंसान के साथ ये भी होता है। अगर मैं शाहिद नूर की बात मान लेता, एक दफा कॉर्टिजोन लगवा देता, जिंदगी भर मुझे फिर कोई भी तकलीफ होती तो कॉर्टिजोन की फिर बॉडी को आदत पड़ जाती है, वो होता है। तो सही बात। बाज़ औक़ात ये इस तरह के मशवरे भी आपको जो जो देखिए, इस चीज़ में कोई हार्म नहीं है ना। जो उन्होंने मुझे इलाज बताया, उसमें ना कोई दवा का इस्तेमाल था, ना कुछ था, ना पहलवान के पास जाना था। ठीक है? और कैजुअल्टी को कभी पानी-वानी ना पिलाएँ भाई, कितना भी कोई माँगे ना, जब तक के अच्छा, डिस्लोकेशन क्या होता है? डिस्लोकेशन ये होता है किसी भी बॉडी पार्ट का टूटना नहीं, लेकिन अपनी जगह से हट जाना। डिस्लोकेट हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर लोगों को ये होता है कि चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, पैर मुड़ा, एंकल डिस्लोकेट हो गया। तो वो उसका भी 2 तरीके होते हैं कि आप डॉक्टर के पास जाएँ, वो डॉक्टर उसको बिठा देगा, या आप कुम्हारवाड़ा चले जाएँ तो कुम्हार भी बिठा देगा उसको, डिस्लोकेशन को कड़क करके आवाज़ आएगी और वो बैठ जाएगा। देखिए, डिस्लोकेशन की सूरत में भी एहतियात करनी चाहिए। सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। मैं ऐसे जानता हूँ बाज़ घरों के अंदर कि ख़वातीन ने अपने डिस्लोकेशन को इग्नोर करके परमानेंट डिसेबिलिटी कर ली। फिर डिस्लोकेशन पोज़ीशन के अंदर लंगड़ा-लंगड़ा के चलती रहीं, वो जॉइंट जो था ना, वो अपनी जगह पे वापस आ गया, उस जगह पे फिक्स हो गया वो। अब आइदर यू नीड मेजर सर्जरी टू गेट द जॉइंट बैक, जो उसकी एक्चुअल पोज़ीशन है, या उसको आप कर लें। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। डिस्लोकेशन जो होती है, मतलब अगर जैसे कोई ताकतवर आदमी अगर मुक्का मार दे आपको, तो आपका जॉ जो डिस्लोकेट हो जाता है, आपकी कलाई हो जाती है, आपकी उंगली हो जाती है, थंब हो जाता है, शोल्डर डिस्लोकेट हो जाता है, एंकल ज्यादा होता है, जो कि मैंने यहाँ नहीं लिखा है। हमारी जो आदत है ना, फर्स्ट एड तो इसकी वही फ्रैक्चर वाली है कि भाई इमोबलाइज कर दो,
डॉक्टर के पास लेके जाओ उसको। बाज़ औक़ात ये भी होता है अगर स्वेलिंग वगैरह है तो उस आइस ट्रीटमेंट भी कहा जाता है कि आइस ट्रीटमेंट दे दो उसको। तो ये है जनाब आपका, ठीक है? अब आ जाइए आप स्प्रेन। ये ऐसा कुछ नहीं होता, कोई लिगामेंट टूट जाता है, कुछ हो जाता है किसी जॉइंट के नज़दीक जो है, वो इतनी कोई खतरनाक चीज़ नहीं होती है जिसमें आपकी जान को कोई खतरा हो। ये स्पोर्ट्समैन के अंदर अक्सर ये चीज़ें नज़र आती हैं आपको स्पोर्ट्स इंजरीज़ के अंदर कि स्प्रेन्ड एंकल, स्प्रेन ये, स्प्रेन फलाना, तो ये चीज़ें होती हैं। ये हमेशा जॉइंट के पास होता है और इसको जो है, इसकी ट्रीटमेंट जो है इंजर्ड राइस है। रेस्ट दो, आइस कंप्रेशन करो। आइस कंप्रेशन क्या है कि आप आइस बॉक्स लेके या किसी प्लास्टिक के अंदर आइस लेके उसको इर्द-गिर्द बाँध लें और उससे कंप्रेशन बैंडेज कर दें और पैर या हाथ जो भी है उसको एलिवेटेड पोज़ीशन में रखें। अब ये बताइए कि हम ये कोल्ड कंप्रेशन क्यों करते हैं? कोल्ड कंप्रेशन से ये होता है कि आइस से जो आपके स्प्रेन होके जो ब्रेकेज हुआ है ना, वो अलाइन हो जाता है। और फिर उसको हीलिंग में आसानी हो जाती है। अगर आप कोल्ड कंप्रेशन जो है ना, उसको प्रेस करता है, उस पोज़ीशन में लेके आता है जो उसकी नॉर्मल पोज़ीशन होती है, उसी के अंदर लाके आप उसको कर सकते हैं। आराम बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? कौम को आराम करना चाहिए, ये कौम आराम कर रही है, इसको सोने दो, जगाओ मत। 1 मिनट ज़रा 1 मिनट। लाला मैं क्लास ले रहा हूँ, अभी खत्म होने वाली है 15 मिनट में। हाँ, 9:30 बजे। जो कर दो यार, तुम्हारी मर्ज़ी है। तुम पे छ तुम पे छोड़ा। देखो एक दोस्त खाना के लिए ऑफर कर रहा है मुझे। आप लोग तो सर वही तो नहीं है पठान? पठान है, वही पठान है। क्योंकि आपने लाला कहा मुझे सर पता चला। तो ठीक है, तो ये अच्छा ये मैं बता दूँ आपको कि आइस जो है ना बड़ी मदद भी करती है आपकी। हम लोग इसको मतलब लाइटली लेते हैं, लेकिन अगर ज़रा-सी भी आपकी कोई चोट लग जाए ना, तो उसके अंदर जो है आइस का इस्तेमाल। मैं अब ज़रा इसको स्किप करूँगा तेज़ी से क्योंकि मुझे जाना है अभी बर्न के ऊपर व्हिच इज़ वेरी सीरियस। उसके बारे में कुछ बातें आपको बतानी है कि फर्स्ट डिग्री बर्न क्या होता है, सेकंड डिग्री बर्न क्या होता है, थर्ड डिग्री बर्न क्या होता है। तो ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये मतलब वैसे तो हर स्प्रेन हो, एंकल कुछ भी हो, हर चीज़ खतरनाक होती है, लेकिन अगर आपने हड्डी का देख समझ लिया है ना, तो आपको ये जो छोटी-मोटी बीमारियाँ हैं ना, इनकी फर्स्ट एड देने में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है? अब ये आ जाते हैं बर्न, ठीक है ना? अच्छा बर्न ओके किन सर। चीज़ों से होते हैं? पहली बात तो ज़ाहिर है कि नेचुरली आग से होते हैं। बाद औक़ात स्टीम से होते हैं, जैसे कि सिकंदर ने बताया था कि अल्लाह ना करे वो हादसा हुआ था इनके घर के अंदर के प्रेशर कुकर के अंदर कोई फँस जाए, वो अगर है तो ज़ाहिर है कि सीरियस बर्न करेगा। आप प्लांट पे काम कर रहे हैं, स्टीम लीक हो गई है, उससे बड़ा होगा। केमिकल से बर्निंग होती है और इलेक्ट्रिसिटी से बर्निंग होती है। इलेक्ट्रिक बर्न आपकी जान भी ले सकता है, मतलब यानी अगर आपको ऐसा नुकसान हुआ है कि उससे तो वो। और रेडिएशन बर्निंग तो मैं मतलब मैंने देखे हैं कुछ तस्वीरें, वो इस काबिल नहीं है कि मैं आपको दिखाऊँ, जो रेडिएशन के बाद जो इंसान की हालत होती है। जो चेर्नोबिल वगैरह की जो मैंने पहले आपको 1-2 तस्वीरें शायद दिखाई भी थी। अच्छा बर्न जो 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। अ, फर्स्ट डिग्री बर्न क्या होता है? ये आपकी एक स्किन की जो लेयर है ना, उसकी ये कहानी है। कि पहले तो ऊपर स्किन है, उसके ऊपर आपके बाल हैं, उसके नीचे दूसरी मस्कुलर लेयर, तीसरे आपकी फैट की लेयर है। ठीक है ना? अब कितना अंदर तक आपका बर्न किया है, वो डिटरमाइन करता है कि आपका बर्न का क्या लेवल है। सुपरफिशियल बर्न की तो कोई ठीक है आपके हो गया, आप इस पे ठंडा पानी डाल लें, हमारा एक टोटका चलता है कि टूथपेस्ट लगा लो अगर बर्न हो गया, ये आप सब करते होंगे घरों के अंदर, मेरी बेगम भी करती है, सब करते हैं कि टूथपेस्ट जो है ना, सम और दी अदर ये एक टोटका घरों में चल रहा है कि सुपरफिशियल। हालाँकि नॉर्मली ये बताया जाता है कि अगर आपके कुछ जल जाए, तो आप पहले जो है नॉर्मल टैप वाटर के नीचे रखें उसको। नॉर्मल टैप वाटर के ठंडे पानी के नीचे ना रखें आप उसको। नॉर्मल टैप वाटर से जो होता है, वो हो जाता है। पार्शियल थिकनेस बर्न होते हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं और एक होते हैं फुल थिकनेस बर्न। अंदर तक चला गया, आपको मसल ओपन नज़र आ रहा है। ये सबसे खतरनाक होती है, तीसरी टाइप जो होती है। क्यों? कि यहाँ पे आपको एक्सपोज़र हो जाता है
उसका के इन्फेक्शन के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं इस बर्न के अंदर। बच्चों के अंदर जो है ज्यादा ये होता है, खुदा ना खास्ता कोई गर्म चीज गिर जाए तो उसको संभालना और उसको करना, उसकी केयर भी बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। अब हम आ जाते हैं, ये तो मुख्तलिफ सूरतों से जो आपके बर्न हुए ना, ये देख लीजिए आप। अब तो ये बर्न तो ऐसी चीज है कि आपको देखते ही अंदाजा हो जाएगा कि भाई ये बर्निंग हो गई है। अब आपने असेस करना है किस लेवल की बर्निंग है। ये मतलब फर्स्ट ग्रेड की है, सेकंड ग्रेड की है या थर्ड ग्रेड की है, और आपने उसकी फर्स्ट एड उसी हिसाब से देनी है। कभी भी ओपन बर्न के ऊपर जो है ना कोई एडेसिव चीज नहीं लगाई जाती है कि वो चिपक जाए और जब निकले तो वो जनाब खाल साथ लेके चली जाए ना, ऐसा काम नहीं करते उसके अंदर ना। उसकी जो है सुपरफिशियल बर्न के लिए तो रेडनेस, पेन, ये जो है आउटर लेयर स्किन की डैमेज हुई है, आप उसे पानी से कंट्रोल कर सकते हैं। आप अगर उसके ऊपर आइस लगाएंगे तो कभी कभी आइस ये भी करती है कि उस जगह के ऊपर छाला आ जाता है। तो बेहतर ये होता है कि आप कोई ऐसा पार्शियल थिकनेस बर्न के ऊपर, जिसको फर्स्ट डिग्री बर्न कहते हैं, उनको आप खुद घर में भी ट्रीट कर लें। आप बर्नॉल लगा सकते हैं, कोई ऐसी चीज लगा सकते हैं। ब्लिस्टर्स के साथ एहतियात करनी पड़ती है कि ब्लिस्टर को अगर आपने पंचर कर दिया ना, तो वो फिर जो है एक्सपोज हो जाएगी स्किन, वो हट जाएगी, और वो जो एरिया अंडर होगा ना, वो फिर इन्फेक्शन के लिए जा सकता है। तो यहाँ पे जो फुल थिकनेस बर्न के अंदर फर्स्ट और सेकंड डिग्री का होता है, जिसमें मसल्स, बोन, नर्व सारे जो डैमेज हो जाते हैं। बाद वक्त आपने देखा होगा लोग जो जलते हैं ना, उनके हाथ वगैरह जो है वो बेकार हो जाते हैं या मुड़ जाते हैं, कुछ इस तरह की चीज हो जाती है। मसल्स अगर आपके डैमेज हो गए ना, जल गए ना, तो वो रिस्टोर तो नहीं हो सकते ना, तो वो उसी जगह पे फ्रीज हो जाते हैं। और आप देखते होंगे अक्सर लोगों को, आपको नजर आता होगा। मैंने यहाँ जानबूझ के एक चीज नहीं डाली, इसके अंदर थी, वो मैंने निकाल दी है। वो थी कि ये जो एसिड बर्न्स होते हैं, जो पाकिस्तान में हमारे अंदर जो एक मेल शॉविनिस्ट कल्चर है ना, कि आपने एक तरफा मोहब्बत कर ली, अपने ज़हन में एक लड़की आपसे मोहब्बत करती है, वो उसको किसी और से थी, और आप गए, आपने कुछ नहीं किया, एसिड उठाया उसके चेहरे पे फेंक दिया। तो ये बहुत केसेस हैं और हजारों के अंदर ये हैं। इसके ऊपर फिल्में भी बनी हैं, उसको ऑस्कर भी मिला था। एनीवे, तो वो मैंने जानबूझ के इसमें नहीं डाला था, फर्स्ट डिग्री उस बर्न का। अब ये आपकी बॉडी का रूल ऑफ 9 है। देखें, रूल ऑफ 9 क्या होता है कि आपकी बॉडी को 9 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। आपका सर है, आपके दोनों बाजू, आपका चेस्ट है, आपके जेनिटल्स और दोनों लेग। ये परसेंटेज दी गई है इनको, कि आपके आगे मैं दिखा रहा हूं आपको, ये परसेंटेज दी जाती है इनमें। आपका जो ओपन सरफेस एरिया है ना, सर जो है, बच्चे की चूंकि हाइट कम होती है, तो उसके लिए सर पे अगर उसके कोई है तो वो 18% काउंट होगा। हेड जो है ऑर्डल्ट के अंदर 9% होगा। दोनों बाजू मिला के 9 ईच 18% काउंट होंगे। ठीक है। आपका सामने वाला जो जिस्म है, चेस्ट से लेके और जेनिटल्स तक आपका जो पार्ट है, ये 18% काउंट होता है। पोस्टीरियर ट्रंक जो है, ये 18% काउंट होता है। जेनिटल्स आपको 1% काउंट करते हैं। क्यों? उसकी वजह क्या है कि हमारे कल्चर में जनरली जो लोग होते हैं वो ज़ाहिर है कि अंडरवियर यूज करते हैं, और अंडरवियर मोस्टली कॉटन के होते हैं। आपके एक ट्राउजर होती है या शलवार होती है, तो आप तो दो आपको प्रोटेक्टिव लेयर्स मिल जाती हैं, तो वहां पे इतना डैमेज नहीं होता। उसको हम इतना काउंट भी कम करते हैं इसके अंदर। और आपकी लोअर एक्सट्रीमिटीज यानी दोनों टैंक पैर मिला के, ये जो तो टोटल जो आपका 100% ये बन जाता है। ये रूल ऑफ 9 कहलाता है। 9 करके एलोकेट किए गए, और इसी से परसेंटेज निकाली जाती है कि डिग्री ऑफ बर्न की, कि कितने परसेंट बर्न हुआ है। अगर कहते हैं ना कोई बंदा जो है 60% या 70% हो गया है, तो जनरली एज ए रूल ऑफ थम, अगर किसी के 60% बॉडी बर्न है ना, बॉडी एरिया बर्न है, तो उसकी सर्वाइवल के चांसेस घटते चले जाते हैं। 80% पे तो समझे कि वो बस तकलीफ में ही होता है, आप उसको पेन किलर्स पे उस पे रख के उसको करते हैं। ठीक है। अब इसकी फर्स्ट एड तो बहुत सिंपल है। ये मैंने ठंडा पानी को आपको मना किया है, लेकिन अब मैं आपको रोक नहीं सकता। आपकी नफ्सियात अगर वो बनी हुई है, तो आप ठंडा पानी डालना चाहें ठंडा डाल लें। अगर आप सादा पानी से काम चलाना चाहें, सादे पानी से काम चला लें।
तो ये आपको करना पड़ेगा। घड़ी वगैरह उतार के जो एरिया है उसको आप ठंडे पानी से कर लें और उसके बाद इसको आप प्रोटेक्ट कर लें। कोई आपके पास अगर कोई ऐसी क्रीम है एंटी बर्न जो है, वो अगर आप देख रहे हैं कोई ज़्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन अगर ब्लिस्टर बना हुआ है तो कुछ छाले को ना तोड़ें, वो आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। अपनी तरफ से कोई ऑइंटमेंट लोशन जो है ना, जो इस पे ये लगा दो, उस पे चर्बी लगा दो, इस पे गाय की चर्बी लगा दो, इस पे घोड़े का वो लगा दो तो ये हो जाएगा, ये टोटके-वोटके कोई करने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे यहाँ किसी ने बताया कि जी यहाँ पे कोई एक क्वैक टाइप के डॉक्टर हैं चावला, कहीं यहाँ पे कौन-सी जगह है ये? गोलीमार के पास आज कोई जगह है। वो ना उनके पास एमबीबीएस है ना कुछ है, लेकिन वो बर्न के एक्सपर्ट डॉक्टर हैं। और लोग जो उनकी कहानियाँ मुझे सुनाते हैं कि जी उनके पास जाओ तो यूँ होता है, तो वो इस तरीके से करते हैं। एक साहब जो मेरे कोलीग थे उन्होंने मुझे बताया कि जी मेरा चेहरा रेडिएटर मैंने गलती से खोल लिया था, उसकी स्टीम से मेरा चेहरा यूँ हो गया था। उन्होंने मुझे 3 दिन मुझे पट्टी की और उसके बाद मेरी पूरी स्किन उतर गई और अब आप देखें मैं कैसा हूँ और मैं कैसा हूँ। उनकी बात मान ली मैंने। मैंने कहा भाई तुम कह रहे हो तो तुम्हारी बात मैं मान लेता हूँ, बट आई डोंट बिलीव। ठीक है ना? कॉटन वूल, फ्लफी मटेरियल, एडहेसिव टेप, ये ज़रा इनको अवॉइड करें कि ये फिर चिपक जाते हैं और फिर उसकी खाल लेके निकलते हैं। ठीक है? ये 3 तरह की बर्न सिवियरिटी होती है। जो बेसिक परसेंटेज ऑफ बर्न सरफेस एरिया जो है ना, ये डिपेंड करता है और यही बताता है लोकेशन क्या है और उसकी सर्वाइवल के चांसेस क्या बनते हैं उस बंदे के। इसमें एज का भी होता है, अगर कोई डायबिटिक है तो उसकी बर्न ज़ाहिर है कि मुश्किल से होंगे। तो क्रिटिकल बर्न्स सेकंड डिग्री बर्न जो होते हैं ना, इसके लिए रूल ऑफ थंब ये है कि आपके जो हथेली का साइज़ है ना, इससे बड़ा अगर कोई बर्न है ना, तो फिर खतरनाक बात है। ऑल थर्ड डिग्री बर्न जो है ना, वो क्रिटिकल बर्न है। जेनिटल्स के ऊपर, चेहरे के ऊपर जो बर्न्स होते हैं ना, वो खतरनाक होते हैं। अगर 9% से ज़्यादा आपकी बॉडी बर्न है, तो आप शॉक में जा सकते हैं। आप या मतलब पेशेंट जो है शॉक में जा सकता है। तो आपने इलेक्ट्रिकल इंजरीज़ से बचना है। इलेक्ट्रिकल इंजरीज़ में मैं अब ज़रा तेज़ी से कर रहा हूँ, टाइम कम रह गया है। ये मैं आपको बाद में भेज दूँगा फुरकान के थ्रू, आप इसको पढ़ लीजिएगा। 2 चीज़ें हैं इलेक्ट्रिकल इंजरीज़ के इलेक्ट्रिकल बर्न जो होते हैं ना, वो इतने खतरनाक होते हैं कि आपकी जान तो लेता है, लेकिन उसके बाद अगर छोड़ भी जाता है ना, तो जो कॉन्टैक्ट होता है उसकी आप तस्वीरें देखेंगे तो आप हैरान हो जाएँगे कि किस हद तक कर देता है। हाई वोल्टेज का जो है ना, आपको 20 फीट का फासला रखना है, अगर किसी बंदे को हाई वोल्ट करंट लगा है, आपको 20 फीट तक वो अपने साथ अटैच कर लेगा वो। ये चीज़ें आपको एहतियात करनी चाहिए कि अगर किसी को हाई वोल्टेज का कोई करंट लगा है, you have to keep a distance of 20 yards, sorry, 18 meter 20 yards from that person, जब तक कि वो पीछे से लाइन जो है आइसोलेट ना हो जाए, वरना वो आप भी गए उसके साथ। इसमें भी वो एबीसी करनी पड़ती है और दूसरी बात ये कि अगर आप देख रहे हैं ना, तो पहला काम ये करें कि आपने कोई इंसुलेटर लेके, क्योंकि आपकी बॉडी जो है ना, वो एक ब्लड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, स्किन जो है इंसुलेटर है। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक या किसी भी शख्स को लगता है ना, स्किन के ऊपर वो निशान छोड़ के जाता है। तो अगर उसको शॉक हो गया है ना, तो ये पोजीशन के अंदर उसको लेके जाएंगे ताकि ब्लड जो है ऊपर की तरफ जाए, उसकी कॉन्शियसनेस को आप बहाल करने की कोशिश करेंगे। ये होता है इलेक्ट्रिकल बर्न। इसका ट्रीटमेंट होता है और एक दूसरा बर्न भी होता है। ये इलेक्ट्रिकल बर्न्स है जनाब। आपने फ़िल्मों में देखा होगा ये टॉर्चर जो करते हैं ना, तो ये देखिए, ये टैप वाटर से बताया जा रहा है कि आपने फर्स्ट एड बर्न की जो है ना टैप वाटर से करनी है और उसके बाद आप उसको प्रोटेक्ट कर देंगे ताकि जब और कोई फर्दर कोई डैमेज ना हो, अगर आपकी ब्लिस्टर वगैरह नहीं है, तो फिर उसके बाद अगर है ज़रूरत तो डॉक्टर के पास लेके जाएँगे। रिकवरी पोज़ीशन, अनकॉन्शियसनेस ये मैं स्किप कर रहा हूँ। अच्छा, ये कोल्ड कॉन्टैक्ट बर्न्स आते हैं आपको लिक्विड नाइट्रोजन या जो कोई लोग इस तरह की चीज़ यूज़ करते हैं ना, ये अगर आपको टच कर जाए ना, तो ये भी आपको बर्न दे देती है। क्रायोजेनिक लिक्विड जो होते हैं ना, इनका लिक्विड नाइट्रोजन -79 तक होती है। अगर आप ये एलएनजी लें तो -170 तक होती है। तो अगर ये आप टच कर जाए, तो ये भी आपको डैमेज करती है। अ
ब्लिस्टर आ जाते हैं, अफेक्टेड एरिया जो है वो येलो हो जाता है, तो बॉडी के जो टेम्परेचर जो कम हो जाता है शॉक में, ये सारी चीजें होती हैं। इसका तरीका ये है, गर्म कमरे में ले जाएं, उसको ठंडा करें, उसको तसल्ली दें। मैं अब आगे चल रहा हूँ, आखिरी चीज जो मैं आपसे बात करूंगा आज, आई एम जस्ट रशिंग थ्रू, इसमें ऐसी कोई चीजें हैं नहीं है। हीट एग्जॉस्शन ये बड़ा कॉमन है पाकिस्तान के अंदर, और आपको याद होगा 4-5 साल पहले जून में कुछ 200-250 लोग मर गए थे हीट एक्सपोजर से। तो ये हीट एग्जॉस्शन जो है इतनी कोई लाइटली इसको नहीं लेना चाहिए। आप हीट में अगर लाइटली, तो उसके बहुत आसान से तरीके होते हैं कि आप अपना रुमाल गीला करके अपने कॉलर के ऊपर लगा लें, क्योंकि गर्दन जो है बड़ी सेंसिटिव होती है, वहां से आपको जाती है। हाई ह्यूमिड एरिया के अंदर अगर आप हैं तो वहां आप एहतियात करें, और इसका ट्रीटमेंट बड़ा आसान होता है। सिम्टम्स तो आप सबको पता होते हैं कि क्या होते हैं इसके। इसको आप कवर करके उसको ठंडा पानी पिलाएं, और अगर ज्यादा सीवियरिटी देखते हैं ना, तो आप उसके कपड़े उतार के ना उसको आप पानी डालें उसके ऊपर। माइल्ड इफेक्ट, सीवियर इफेक्ट भी अगर होगा ना, ये देखिए, तो आप ये पानी डालने से जो होता है ना, उसका बॉडी का टेम्परेचर जो है एकदम से गिरता है, और बॉडी जो डिहाइड्रेट हुई है, स्किन के जरिए भी हाइड्रेट बॉडी उसकी हो जाती है, और वो चीजें कर लेता है, ये बॉडी रिकवर कर जाती है। ठीक है। फ्रॉस्ट बाइट क्या होती है कि जब जाहिर है कि आप ठंडे इलाके के अंदर, एक्सपोज एरिया के अंदर हो, टिश्यू फ्रीज हो जाते हैं। वो आपको जाहिर है कि पहले सुइयां सी महसूस होती हैं, उसके बाद वो पार्ट जो है नमनेस आती है, और फिर वो गल जाता है, और उसको ये चीजों को हमें, ठीक है ना, फर्स्ट एड जो इसकी फ्रॉस्ट बाइट की जो है कि गर्म पानी के अंदर जो पार्ट आपका है उसको आप उसको वहां डाल के करें। तो ये है जनाब आज का, तकरीबन मैंने इसको जरा रश किया है, आई एम सॉरी, क्योंकि टाइम वाज रनिंग आउट। तो बाकी अगर आपके आज मैं सवाल नहीं लूंगा क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया, 2 मिनट रह गए। अब अगली प्रेजेंटेशन जो है आपकी होंगी, अगली 2 क्लासेस आपकी हैं, 11 क्लास 12 आपकी हैं, उसके बाद 3 क्लासें रह जाएंगी। मैंने आपके साथ रोल ऑफ HSC लीड क्या होना चाहिए, वो क्या होता है, ठीक है। 2-3 सब्जेक्ट और हैं जो मैंने आपसे कवर करने हैं, और एक चीज जो मैं आपके साथ कवर करूंगा वो है सस्टेनेबिलिटी का। अगर मौका मिला, नहीं मौका मिला तो आपके साथ नहीं, किसी और के साथ, अगली क्लास के साथ अगर लोग हुए तो फिर हम करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब मैं ओके अभी सर, थैंक आपको यू सर। बता रहा हूँ, देखिए 2 चीजें मैंने बड़ी क्लियर कर दी हैं आपको कि एग्जाम आपके ऑनलाइन होंगे, बट यू हैव टू गिव इट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। डेट्स मैंने आपको बता दी हैं, 21, 22, 28, 29। ज़हनी तौर पे मार्च, ये फरवरी की बात नहीं कर रहा हूँ। आप ज़हनी तौर पे इसके लिए तैयारी कर लें, ठीक है, और अपनी तैयारी करें, और खुदा के वास्ते पेपर को पढ़ लिया करो पहले करने से पहले। ओके, खुदा सही है हाफिज। फिर सर। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात डन है होगी। सर, ठीक। मुझे थर्सडे फ्राइडे तक प्रेजेंटेशन 6 की 6 चाहिए। फुरकान, आपकी जिम्मेदारी है, इन लोगों के पीछे आप लगें कि ये मुझे टाइम के ऊपर प्रोवाइड करें।